कर दिया स्टार्ट। मेवाड़ की हिस्ट्री में अपन ने जो पीछे हल किया है वो कहाँ तक का है? लास्ट की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? देखो, अपन ने रावल शाखा का अंत कर दिया। कर दिया। अब अपन कब की बात थी? 1303। में ये समापन हो गया। इसके बाद की हिस्ट्री की अपन बात करेंगे। तो देखो, हेडिंग आप डालोगे 1303 के बाद मेवाड़। तेरह सौ तीन के बाद मेवाड़। तो देखो यहां बाद मेवाड़, और इसमें सोचने वाली बात, 1303 से लेकर 1326 तक मेवाड़ जो है वो किसके कब्जे में रहा? तुर्कों के कब्जे में। पहली बात समझ में आ गई? जैसे चित्तौड़ दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर वापस फ्लैशबैक में जाएंगे, किसको दिया था? अपने पुत्र खिजर खां को। और उसके बाद में मालदेव। कौन सा मालदेव? कानड़ देव का भाई, जो इकलौता बचा था जालोर वंश से, ठीक है, उसको सौंपा था। ये दुर्ग उसके कब्जे में था। इधर वापस मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ तो मिल गई ना आपको, किस दुर्ग की सिचुएशन क्या थी। मेवाड़ की हिस्ट्री में अपन ने गुहिल शासक रण सिंह को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? रण सिंह को। जिसमें हमने ये पढ़ा है गुहिलों का विभाजन। गुहिलों का विभाजन किस रण सिंह के टाइम में हुआ है? ये विभाजन किस आधार पर हुआ था? उपाधियों के आधार पर। उपाधियों के आधार पर। इसके दो पुत्र मैंने आपको बताए थे। बड़ा पुत्र कौन था? बड़ा पुत्र था सैम सिंह, जिसकी उपाधि क्या थी? रावल। उपाधि क्या थी उसकी? रावल। और छोटा पुत्र जो था वो कौन था? राहप्पा, जिसकी उपाधि क्या थी? राणा। देखो, हैं तो ये गुहिली, और अभी थोड़ी देर बाद में इनको हम क्या बना देंगे? सिसोदिया बना देंगे। राणा तो बन गए ये। अब देखो, अपने वंश परंपरा के हिसाब से जो उत्तराधिकार है वो किसको मिलता है? बड़े पुत्र को मिलता है। तो बड़े पुत्र को तो सैम सिंह के बाद में चित्तौड़ की गद्दी मिल गई। क्लियर हो गई बात? मेवाड़ की गद्दी मिल गई। और राहपा, इसे एक जागीर मिली, और इसके वंशज जो थे उस जागीर का नाम था सिसोदा। किसी किताब में गांव लिखा हुआ हो सकता है और किसी स्थान पर जागीर लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेवाड़ की इस जागीर को संचालित कर रहे थे इसके वंशज। किसके? राहपा के वंशज। क्लियर हो गई बात? उधर ये इनके भाई थे एक तरह से। ये मान लो कि ये कहीं और जाके बस गए थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके चित्तौड़ दुर्ग अपने कब्जे में ले लिया। और दिल्ली की सल्तनत से टक्कर लेना इतना आसान नहीं था, विशेष तौर से किसके लिए? एक जागीरदार के लिए। सिसोदा के जागीरदार के लिए ये जो लड़ाई है वो इतनी आसान नहीं थी। हालांकि उसने
कितने अटेम्प्ट लिए इसके बारे में या कितने चांस लिए इसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राणा हमीर जो है, जिसकी अभी अपन बात करेंगे, इस सिसोदा जागीर का जो उत्तराधिकारी हमीर सिंह, जिसको अपन राणा हमीर के नाम से अभी पढ़ेंगे, कौन था ये? अब देखो, इसके पैरेलल रापा के वंशजों में जो सिलसिला चल रहा था, एक तरह से सरदार होते थे ये, तो इतिहास में अपन सरदार लक्ष्मण सिंह और उनके पुत्र हरि सिंह, तो देखो यहाँ इसमें रापा की शाखा में सरदार लक्ष्मण सिंह कहाँ से बिलोंग करता था? सरदार लक्ष्मण सिंह सिसोदा से बिलोंग करता था। सरदार लक्ष्मण सिंह का पुत्र कौन था? हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। और इस हरि सिंह का पुत्र कौन था? हमीर। ये वंशावली जो है वो अपन सिसोदिया के जागीरदारों की जो वंशावली अपन पढ़ते हैं उसमें अपने को मिलता है। क्लियर हो गई बात? अब यहां देखो ये सिचुएशन क्या बनती है, आराम से यहां मैंने आपको बताया कि मालदेव को ये दुर्ग दे रखा था। किसने? तुर्कों ने। खिलजी वंश ने ये दुर्ग किसको दे रखा था? मालदेव को दे रखा था। तो यहां देखो सिचुएशन क्या बनती है। अब मालदेव चौहान का पुत्र जो था, अब इतिहासकार कहते हैं कि दूसरी तरफ मालदेव के पुत्र यहां काबिज हो गए थे। कहानी को समझना, इस मालदेव के पुत्र एक बनवरी है और एक का नाम बताया जाता है जय सिंह। अब इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। देखो इधर राणा शाखा के वंशज मैंने आपको बताए, इधर ये मालदेव के पुत्र बनवरी और जय सिंह थे, ये दोनों वहीं दुर्ग में थे। अब इस दुर्ग को जीतने से पहले इनमें से किसको हराया, इस पर कंफ्यूज है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बनवरी को हराकर, और कुछ इतिहासकार कहते हैं जय सिंह को हराकर हमीर ने क्या किया। ठीक है, अब सारे घटनाक्रम को हम देखें, कुछ जो किंवदंतियां अपने पुराने साहित्य में मिलती हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जो आपको कहीं मिल सकती है। ये सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है कि इनमें से किसी एक को किसने हराया? राणा हमीर ने हराया और चित्तौड़ दुर्ग पर वापस कब्जा कर लिया। कब किया? 1326 ईस्वी में। लेकिन किंवदंतियों में या कथाओं में कुछ चीजें और मिलती है। चित्तौड़ का दुर्ग जो मालदेव को सौंपा था, एक तरफ अपने इन पुत्रों को मालदेव ने यह दुर्ग दे दिया था, दूसरी तरफ इतिहासकार ये कहते हैं कि मालदेव की एक पुत्री थी, मालदेव की एक पुत्री थी और उसका नाम सोंगारी बताया जाता है। क्या बताया जाता है? सोंगारी। इसका विवाह मालदेव ने किसके साथ कर दिया? हमीर के साथ कर दिया। इससे नाराज होकर चित्तौड़ दुर्ग खिलजियों ने मालदेव से वापस ले लिया। और ये चित्तौड़ दुर्ग जो है वो खिलजियों से ले लिया और ये किसे सौंप दिया? इसको कहाँ भेज दिया? मालदेव के वंशजों को, या मालदेव को कहाँ भेज दिया था? मेड़ता भेज दिया था। तो ये सारे ग्रंथों को अपन खोलते हैं तो आपस में कहानी क्या हो गई? मिक्स हो गई। इसका मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मालदेव के जो उत्तराधिकारी थे, चाहे वो बनवरी होगा चाहे जय सिंह होगा, उनको पराजित करके हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग 1326 ईस्वी में वापस छीना था। इस पर सभी ग्रंथ क्या है? एक मत है। इसलिए इस बात को अपन सही मानकर चलेंगे। इसके पीछे कई बातें हैं, जैसे एक जागीरदार होने के नाते खिलजियों से टक्कर लेना आसान नहीं था, फिर भी सिसोदा की जागीर से हमीर ने कई बार आक्रमण किए चित्तौड़ दुर्ग जीतने के लिए। लास्ट में उसके सारे संसाधन कम पड़ गए, उसकी सेना चित्तौड़ दुर्ग जीतने के काबिल नहीं थी। इसलिए कुछ ग्रंथों में
जो कथानक लिखे हैं उनमें से एक कथानक ये मिलता है कि हिंगलाज कौन है। हिंगलाज एक माता है। जब अपन मैं लोक देवियाँ बताऊंगा तो जैसलमेर और पाकिस्तान की सीमा पर जिन लोक देवियों के मंदिर हैं, हिंगलाज माता की जो अलग अलग अवतार हैं उनको भारत में नहीं, भारत से बाहर पाकिस्तान के अनुयायी भी कुछ हिस्सों में इनकी पूजा करते हैं। तो मेवाड़ में ये आदमी केलवाड़ा में बैठा था और वहाँ इसको हिंगलाज की अवतार आई बिरवड़ी, किसने? आई बिरवड़ी ने दर्शन दिए। आई बिरवड़ी इस लोक देवी का नाम इतिहासकार लिखते हैं। और जब उसने माता से अपना सारा दुख जताया कि मैं मेरे भाइयों का जो दुर्ग था चित्तौड़ उसको वापस छीन लेना तो चाहता हूं, लेकिन मेरी शक्ति अब कमजोर पड़ गई है, मैं चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो कुछ कथानकों में ऐसा लिखा हुआ है कि इस माता ने उसे प्रेरित किया कि तू एक चांस और ले चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। तो उसने उसे ये बताया आई बिरवड़ी ने कि मेरा एक पुत्र है, मेरा एक पुत्र है जिसका नाम बारूजी है। ये आदमी घोड़ों का व्यापार करता था। बिरवड़ी का पुत्र और घोड़ों का व्यापारी। तो कहा जाता है कि इस आदमी की मदद से केलवाड़ा में रहकर हमीर ने अपनी सेना को सुनियोजित ढंग से तैयार किया, अच्छी प्लानिंग की। और प्लानिंग के बाद मतलब घोड़े वगैरह इसने दे दिए। प्लानिंग के बाद इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? चित्तौड़ पर। तो देखो अपनी सैन्य शक्ति का गठन, अब वो हो सकता है कि ये कथानक है, लेकिन कुल मिलाकर हमें जितने सोर्स मिले हैं उनसे हम ये बात अवश्य मान सकते हैं कि इसने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण से पहले अपनी सैन्य शक्ति का केंद्र किसे बनाया? केलवाड़ा को। केलवाड़ा में इसने अपनी शक्ति को सुनियोजित तरीके से तैयार किया और उसके बाद उसने मालदेव के वंशजों पर या चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित करने में सफल हो गया। और 1326 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग की फतह के बाद वहाँ उसने राणा राजवंश की स्थापना की। और ये राणा क्या कहलाए? सिसोदिया। क्यों कहलाए? सिसोदा गांव से आए थे। तो ये उस जागीर या उस गांव के नाम पर इनको अपन क्या मानते हैं? सिसोदा। ठीक है। अब देखो ये जो कथानक मैंने आपको बताया है, इस कथानक के बारे में आगे इतिहासकार क्या लिखते हैं? जिस आदमी की मदद से उसने अपनी सेना को नियोजित किया वो कौन थे? बारूजी। तो इतिहास में ये बातें लिखी हुई होती हैं कि जब चित्तौड़ फतह कर ली और वो अच्छी तरह से काबिज हो गया चित्तौड़ के ऊपर, तो उसने बारूजी को प्रोलपात पाटवी को हम सामान्यतया बारहट कहते हैं। तो प्रोलपात पाटवी या बारहट की उपाधि हमीर ने किसे दी? बारूजी को। और उसके बाद ये पद इसके लिए दरबार में क्या हो गया? आनुवंशिक हो गया। ठीक है। एक काम तो उसने अपने एहसान को इस तरीके से चुकाया। दूसरा, जिस माता के आशीर्वाद से इसने ये विजय हासिल की थी वो कौन थी? आई बिरवड़ी। उसको उसने चित्तौड़ दरबार में बुलाया और उसका बड़ा सम्मान किया और उसकी याद में एक मंदिर का निर्माण करवाया। उसी मंदिर को आज हम अन्नपूर्णा देवी के नाम से जानते हैं। ये जब अपन इससे संबंधित लिटरेचर को जुटाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें इसके संबंध में मिलती है। तो वापस राणा शाखा की जो स्थापना है, मेरे हिसाब से एक आइडियोलॉजी आपके दिमाग में बैठ गई होगी। दूसरा, इसके संबंध में जो सवाल पूछते हैं उसमें एक सवाल तो यह है कि एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है किसका है? कान्हा व्यास का। वो इसमें लिखता है कि राणा हमीर ने जिलवाड़ा के सरदार राघव को पराजित किया। दूसरी बात हमें जो मिलती है कर्नल टोड के
साहित्य से। तो कर्नल टॉड के साहित्य में राणा हमीर को जो संज्ञा दी गई है वो है प्रबल हिंदू राजा। तो कर्नल टॉड किसे प्रबल हिंदू राजा की संज्ञा देता है? राणा हमीर को। ठीक है। इसके अलावा जैसे इसे मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक इसलिए कहते हैं क्योंकि मेवाड़ की लूटी हुई चित्तौड़ विरासत को इसने वापस जीता है और इसने चित्तौड़ को पुनः नियोजित किया। इस उपलक्ष्य में इसे विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी दी गई है। तो विषम घाटी पंचानन की जो उपाधि है वो किसकी है? या मेवाड़ का उद्धारक जो है वो किसकी है? कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ होता है इतिहास में कि विकट आक्रमणों में सिंह के सम्मान सदृश से मेवाड़ का राजा। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? समझा की बात? ये इस शाखा का दोबारा जो स्थापना है वो किसने की थी? राणा हमीर ने। क्लियर हो गई क्योंकि मेरे हिसाब से बात ये एक स्टोरी है जिसको आपको जोड़ना है कि वापस इसने कैसे मेवाड़ में बैकअप लिया गुहिल राजवंश ने। गुहिल ही एक तरह से। तो आप इसमें 2-3 बातें इसके बैकग्राउंड में लिखेंगे। तो इसमें पहला सवाल, चित्तौड़ दुर्ग पर गुहिलों की राणा शाखा कोष्टक में सिसोदिया कर लेना। गुहिलों की राणा शाखा कोष्टक में सिसोदिया ने चित्तौड़ पर पुनः आधिपत्य राणा हमीर के माध्यम से किया। राणा हमीर के माध्यम से किया। राणा हमीर के माध्यम से किया। ठीक है। जिसे मेवाड़ का उद्धारक कौमा विषम घाटी पंचानन, ये सब इसकी उपाधियां हैं। विषम घाटी पंचानन कौमा विकट आक्रमणों में सिंह के सम्मान रहने वाला राजा। विकट आक्रमणों की घड़ी में सिंह के सम्मान रहने वाला राजा। कहा जाता है। ठीक है। यहां एक सवाल और भी कई बार आ जाता है, जैसे गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद किसने लिखी है? कुंभा ने या जैनक ने? सोच के बताना। गीत गोविंद की रचनाकार जैनक है। ठीक है। लेकिन वो उसका ओरिजिनल राइटर नहीं है। जैसे अपन कहीं से अलग अलग चैप्टर कलेक्ट करके डालते हैं, तो गीत गोविंद की रचना जैनक ने टीकाओं में की है। किस में की है? टीकाओं में। और गीत गोविंद की पहली टीका का नाम रसिक प्रिया है। और ये रसिक प्रिया जो पहली टीका है वो किसके द्वारा रचित है? कुंभा द्वारा। तो रसिक प्रिया में महाराणा कुंभा ने हमीर के लिए वीर राजा की उपाधि का इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो आप इसमें इसको यूं लिखेंगे, जैनक द्वारा रचित गीत गोविंद की प्रथम टीका रसिक प्रिया महाराणा कुंभा द्वारा लिखित है। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा द्वारा लिखित है। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित है। ठीक है। जिसमें हमीर को
वीर राजा की उपाधि से संबोधित किया गया है। तो इसे वीर राजा कहते हैं। ये उपाधि किसकी है? कुंभा की है। ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश साहित्यकार, ये वैसे पश्चिमी राजपूताना का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था, कर्नल टॉड। ब्रिटिश साहित्यकार कर्नल जेम्स टॉड इन्हें प्रबल हिंदू राजा की उपाधि प्रदान करता है। प्रबल हिंदू राजा की उपाधि प्रदान करता है। देखो, उद्धारक का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्ट करने वाला। तो बिखरे हुए चित्तौड़ को वापस हिंदुओं के कब्जे में लाने वाला शासक कौन था? हमीर था। इसीलिए इसको मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, या विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी जाती है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। कर्नल जेम्स टॉड, ये इंग्लैंड का था, इंग्लैंड की लिंगटन सिटी का रहने वाला था। ये कर्नल जेम्स टॉड लिंगटन सिटी ब्रिटेन से बिलोंग करता है ये। तो हालांकि इसको अंग्रेज लेकर तो आए थे पॉलिटिकल एजेंट बनाकर पश्चिमी राजपूताना का, फिर वो थोड़ा सा पढ़ाकू प्रकृति का था, तो वो और कुछ ही करने लग गया। जैसे मैं मास्टर तो किसी चीज़ का और मैं इतिहास के पीछे पड़ा हुआ हूँ, तो उसने भी कुछ ऐसा ही लिखना शुरू कर दिया था। अब दूसरा सवाल, इसमें पहले में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल इंपॉर्टेंट है, सारी बातें पूछी जाती है। दूसरी बात आप इसमें लिखेंगे, चित्तौड़ पर तुर्कों के आधिपत्य के बाद ये जालोर के मालदेव के वंशजों के पास था। ये जालोर के मालदेव के वंशजों के पास था। पहले मालदेव और उसके पास उसके पुत्र हो गए थे। कोष्टक में लिख लो, मालदेव के पुत्र बनवरी ऑब्लिक जय सिंह। ऑब्लिक कर दिया ना, इसका मतलब इसकी जिम्मेदारी किसके पास थी ये अभी अपन कंफर्म नहीं कर सकते। बनवरी ऑब्लिक जय सिंह कर लिया। जिन्हें पराजित कर हमीर ने चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। ठीक है। एक इसमें नीचे मतलब जो चीज मिल सकती है, कई बार लोकल लिटरेचर से उठाकर दे सकते हैं, तो आप इसके कोष्टक में लिखो। ये भी कहा जाता है कि मालदेव ने अपनी पुत्री सोंगारी का विवाह हमीर से कर दिया। सोंगारी का विवाह हमीर से कर दिया, जिससे नाराज होकर, मतलब इन वैवाहिक संबंधों से नाराज होकर खिलजी ने उससे चित्तौड़ दुर्ग छीन लिया तथा उसे मेड़ता का परगना दे दिया। चित्तौड़ दुर्ग छीनकर उसे मेड़ता का परगना दे दिया। लेकिन अपन इन पर विश्वास नहीं कर सकते, फिर भी कई बार ऐसी चीज हो जाती है। तीसरा सवाल, तीसरी बात, रण सिंह के समय, ये इसका इंट्रोडक्शन है कि ये कहां से आए थे। रण सिंह के समय रावल और राणा की उपाधियों के बाद
राणा शाखा के वंशजों के पास, राणा शाखा के वंशजों के पास सिसोदा की जागीर थी, सिसोदा की जागीर थी, सिसोदा की जागीर थी, जहां से चित्तौड़ को जीतने के लिए हमीर ने काफी प्रयास किया, हमीर ने काफी प्रयास किया। कहा जाता है कि विफलताओं से निराश हमीर को, विफलताओं से निराश हमीर को हिंगलाज माता की अवतार आई बिरवड़ी, हिंगलाज माता की अवतार आई बिरवड़ी ने अपने आशीर्वाद व अभिप्रेरणा के साथ, अपने आशीर्वाद व अभिप्रेरणा तथा अपने पुत्र बारूजी के सहयोग से, अपने पुत्र बारूजी के सहयोग से चित्तौड़ पर एक और आक्रमण के लिए कहा, चित्तौड़ पर एक और आक्रमण के लिए कहा। बिरवड़ी का पुत्र बारूजी घोड़ों का बड़ा व्यापारी था, बिरवड़ी का पुत्र बारूजी घोड़ों का बड़ा व्यापारी था, जिनके सहयोग से, सेना के लिए घोड़े ही चाहिए बड़ी चीज, जिनके सहयोग से हमीर ने अपनी सैन्य शक्ति का केंद्र केलवाड़ा को बनाया। मतलब सेना को नए सिरे से संयोजित करना, प्रशिक्षित करना, अपने सैन्य शक्ति का केंद्र केलवाड़ा को बनाया, केलवाड़ा को बनाया तथा अंत में 1326 ईस्वी को, अंत में 1326 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग जीतने में सफल हो गया, चित्तौड़ दुर्ग जीतने में सफल हो गया। ये डेट जो है कहाँ लिखी हुई है? 1326 में इसने चित्तौड़ को जीता, तो इसके कोष्टक में आप लिखो, ये बात लिखी हुई है रणकपुर प्रशस्ति में। किस में लिखी हुई है? तो रणकपुर प्रशस्ति में ये बात इसमें लिखी हुई है। एक सवाल इसमें और लिखो, देखो इसका जो राणा हमीर का शासन काल है वो 1326 से 1364 मानते हैं। ऊपर लिख लेना थोड़ा सा आइडिया, 1326 से 1364। इसकी दो विजय के बारे में अपने को साहित्य में मिलता है। पहला लिखो, कान्ह व्यास द्वारा लिखित एकलिंग महात्म्य के अनुसार कान्ह व्यास द्वारा लिखित एकलिंग महात्म्य के अनुसार हमीर ने जिलवाड़ा के सरदार राघव को पराजित किया। जिलवाड़ा के सरदार राघव को पराजित किया, राघव को पराजित किया। ठीक है। एक इसका समकालिक शासक मोहम्मद बिन तुगलक रहा है। तो मोहम्मद तुगलक को इसने किस युद्ध में हराया? दिल्ली का शासक था। तो आप इसमें दिल्ली के सुल्तान
मोहम्मद तुगलक को सिंगोली के युद्ध में पराजित किया? तुगलक को किस युद्ध में? सिंगोली। तो सिंगोली का युद्ध हमीर और सालवाल कोई नहीं पूछता इनका, हमीर के बीच, हमीर और तुगलक के बीच हुआ, मोहम्मद तुगलक के बीच। विजय किसकी हुई? राणा हमीर की। कई बार ये पूछ लेते ये सिंगोली वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में उदयपुर जिले में है ये। अभी हम चित्तौड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मेवाड़ की, तो देखो प्रशासनिक वर्गीकरण अब थोड़ा अलग हो गया है। तो अभी ये सिंगोली का जो मैदान है वो कहाँ है? ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर लास्ट सवाल, बारूजी को अमीर ने प्रोल पात पावर्टी, कोष्टक में आप 12 लिखेंगे, प्रोल पात पावर्टी कोष्टक में 12 की पदवी से नवाजा, 12 की पदवी से नवाजा, जो उत्तराधिकार स्वरूप रही। 12 की उपाधि से नवाजा, जो उत्तराधिकार स्वरूप मतलब इनके वंशजों को भी मिली, तथा बिरवड़ी माता का सम्मान कर यहां एक मंदिर बनवाया जिसे अन्नपूर्णा देवी के नाम से जाना जाता है। अन्नपूर्णा देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? हमीर के बारे में। हमीर के बाद में 1364 से लेकर 1382 तक छत्र सिंह, जिसे कहीं कहीं अपने को क्या मिलता है? खेता सिंह। ये 1364 से लेकर 1382 तक चित्तौड़ के शासक रहे। वैसे इन पर कोई विशेष सवाल पूछा नहीं जाता है, फिर भी देखो एक एंगल, इसने एक त्रिकोणीय संघर्ष शुरू कर लिया। हाड़ा चौहान कहां थे? हाड़ौती में। और मालवा गुजरात की ओर। इन दोनों से पंगा ले लिया इसने। देखो मालवा के हाड़ों को दबाने की कोशिश की, और हाड़ौती के, और मालवा का जो शासक था उस समय, उसका नाम बताया जाता है दिलावर खां गोरी। उसको इसने एक युद्ध में पराजित कर दिया था। ठीक है, इससे मेवाड़ जो है वो दिल्ली के साथ तो टक्कर की स्थिति में था ही पहले से ही। भाई दिल्ली के साथ तो कड़वा था ही पहले, इधर हाड़ाओं के साथ भी कड़वा हो गया और मालवाओं के साथ भी कड़वा हो गया। बस इसने ये सीन बदल दिया, इसलिए आगे की राजनीति जो है वो अपने आप ही डाइवर्ट होती गई। तो आप इसमें लिखो, छत्र सिंह ने मालवा के दिलावर खां गोरी को पराजित, दिलावर खां गोरी को पराजित किया तथा हाड़ा चौहानों को दबाने की कोशिश की। हाड़ा चौहानों को दबाने की कोशिश की, जिससे मेवाड़ के लिए 3 ओर से संकट खड़ा हो गया। 3 ओर से संकट खड़ा हो गया।
तीन ओर से संकट खड़ा हो गया। देखो, क्षेत्र सिंह का पुत्र था राणा लाखा। इस बात को देखना आगे। क्षेत्र सिंह का पुत्र कौन था? राणा लाखा। लेकिन क्षेत्र सिंह की एक रखेल थी, जिसको कहीं उपपत्नी या कहीं रखेल लिखा हुआ मिल जाता है। और इस रखेल की संतान थी चाचा और मेरा। आगे देखना, मैं आपको बताऊंगा। लाखा के बाद में शासक कौन बनता है? मौकल। तो मौकल की हत्या इनके द्वारा ही होती है। और मौकल के बाद में अपन किसको पढ़ते हैं? कुंभा को। उसके बाद अपन तो कुंभा के पिता मौकल की हत्या। तो ये वास्तविक चैन ये चल रही है। इस उपपत्नी की ये दो संतान थी, चाचा और मेरा। या यूँ मान सकते हैं कि रखेल की संतान थी जिनके द्वारा इनकी हत्या की गई। समझ में आ गई बात? तो इसमें अगला आप लिखेंगे, पहले इसमें लिख लो, आप थोड़ा सा मेंशन कर लो इसके नीचे, क्षेत्र सिंह के नीचे। ये जो बात लिखी है ना मैंने, ये आपको आगे वैसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किस्सा आप सर्कल वाला ध्यान में रखेंगे। क्षेत्र सिंह की संतान लाखा आगे उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन इसकी एक उपपत्नी की जो संतान है, चाचा और मेरा, उनके द्वारा लाखा की संतान मौकल की हत्या की जाती है। अब आगे अपन इसमें देखेंगे राणा लाखा 1382 से 1421 तक। राणा लाखा तेरह सौ 82 से 1421 ईस्वी। राणा लाखा की टाइम में जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए कुछ चीजें मैंने आपको बता दी है। तो राणा लाखा को, वैसे लाखा लाख बख्श बहुत ही उदार प्रवृत्ति का आदमी था। राणा लाखा क्या था? इसको कुछ जगह लक्ष्य सिंह भी लिखा हुआ मिल सकता है, और कहते हैं कि अपनी उदारता के लिए इसको लाखा लिखा जाता है। लाखा, लाख बख्श, समझ गए? ये इसकी उदारता के लिए काम में लिए जाने वाले शब्द हैं। अब यहां देखो, इस हिस्ट्री में अपने को जो चीजें ध्यान में रखनी है, ये राणा लाखा कौन है इसकी बात कहीं मैंने पहले की है क्या? है? अभी मैंने हाड़ाओं के साथ क्षेत्र सिंह के संबंध कैसे बताए? कड़वे हो गए। और ये कड़वाहट राणा लाखा के टाइम में और गहरी हो गई। तो इसने प्रण ले लिया था, अंजल त्याग दिया था कि मैं जब तक हाड़ाओं के बूंदी दुर्ग को नहीं उड़ा देता तब तक मेरा खान पान स्थगित रहेगा, है? और लास्ट में वो मरणासन आ गया। तो ऐसी स्थिति में जो बीच का रास्ता निकालने वाले दरबारी थे, विद्वान थे, उन्होंने रास्ता निकाला कि आप मिट्टी का दुर्ग बनाओ वैसा का वैसा, और इनसे उड़वा के इनका ये हड़ताल है ये छुड़वाओ। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें, आप इसमें पहला सवाल लिखेंगे, लाखा के शासनकाल में, लाखा के शासनकाल में बूंदी के राजा हमीर हाड़ा, वहां भी हमीर है ना, बूंदी के राजा हमीर हाड़ा के साथ चित्तौड़ के संबंध और भी कड़वे हो गए। चित्तौड़ के संबंध और भी कड़वे हो गए। चित्तौड़ के संबंध और भी कड़वे हो गए। कहा जाता है कि लाखा ने ये प्रतिज्ञा ली
लाखा ने ये प्रतिज्ञा ली कि वह जब तक बूंदी के किले को नहीं जीत लेता, जब तक बूंदी के किले को नहीं जीत लेता, अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। तो देखो, लाखा से दो हमीर टकराते हैं। एक तो लाखा का दादा था हमीर, जिसने चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः गोहिलों का शासन कायम किया, और एक हमीर उस समय कौन था? हमीर सिंह हाड़ा। एक राणा हमीर और एक हमीर सिंह हाड़ा। तो ये उसके समय बूंदी का शासक था। कोष्टक में आप लिख लो, मिट्टी का दुर्ग बनाकर उसे उड़ाया गया, मिट्टी का दुर्ग बनाकर इसे उड़वाया गया। ये जिद्दी और मजाकिया टाइप का आदमी था। दूसरा सवाल आप इसमें लिखेंगे, लाखा के शासनकाल में जावर कहाँ है? उदयपुर में। लाखा के समय में जावर, कोष्टक में उदयपुर में चांदी की खानें पाई गई। आज तक माइनिंग हो रही है वहां से, चांदी की खानें पाई गई। दूसरा सवाल, इनके शासनकाल में एक चिड़ीमार छितर, एक चिड़ीमार छितर, या इसको नाम क्या दिया जाता है? पीछू बंजारा। पीछू बंजारा द्वारा क्या किया गया? पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अगला सवाल, ये दो नाव देखना, रावचूड़ा, रावचुंडा और राणा चूड़ा। देखो, चूड़ा और चुंडा, राव और राणा क्या है? उल्टा लिख दिया क्या है? चूड़ा और चुंडा उल्टा लिख दिया क्या है? हाँ, ये देखो, प्रिंस जानता है ये चूड़ा और चुंडा क्या है, इनकी हिस्ट्री है। राणा लाखा के समय मारवाड़ का शासक था रावचूड़ा। रावचूड़ा कौन था? मारवाड़ का शासक। किसके समकालिक? लाखा के समकालिक। ठीक है, और राणा चुंडा ये लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था। लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था। तो हिसाब से क्या था? राणा लाखा की बुढ़ापे में शादी पटाऊंगा आपको। ये ज्येष्ठ पुत्र जो उत्तराधिकारी बन रहा था, किसका? मेवाड़ का। ये मेवाड़ का भावी उत्तराधिकारी था। ठीक है, दूसरी बात देखो,
ये जो राव चूड़ा था, इसके पुत्र का नाम रणमल था और इसकी पुत्री का नाम हंसाबाई था। तो देखो, हंसाबाई की एंगेजमेंट करने के लिए रणमल को दरबार में वो एक नारियल का दस्तूर होता है। किसकी एंगेजमेंट? हंसाबाई की। किसके साथ? राणा लाखा के पुत्र के साथ। ठीक है। किसको भेज दिया? रणमल को, कुछ सरदारों के साथ। तो जिस समय दरबार में रणमल पहुंचा, उस समय राणा चुंडा मौजूद नहीं था और वो कई बार क्या गलती से शब्द निकल जाते हैं। तो रणमल ने दरबार में जाके लाखा से कहा कि मारवाड़ के दरबार से हंसाबाई का प्रस्ताव या एंगेजमेंट का आपके लिए वो आया, ऑफर आया है। तो जैसे उसने आपके लिए शब्द बोला तो वो हंसी के टाके के साथ बोला, यार बुढ़ापे में अब हमारी शादी कौन करेगा। तो ये दरबार की राजनीति थोड़ी अटपटी होती है। तो रणमल बचपन से कूटनीतिज्ञ था। उसने कहा, क्यों नहीं हो सकती साहब, अगर आप मेरी बहन की कोख से पैदा होने वाली संतान को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हो तो हम आपके साथ उनका विवाह कर सकते हैं। तो चैलेंज को स्वीकार कर लिया गया। इस बात का दरबार में वापस आने के बाद पता किसको चला? राणा चुंडा को। बहुत ही आज्ञाकारी राजकुमार बताता है इतिहास इसको। तो उसने जिंदगी में कभी विवाह न करने की शपथ ले ली। मतलब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब आगे वंश परंपरा को एक लेग से खत्म कर देंगे तो आगे संघर्ष की कोई स्थिति ही नहीं बनेगी। इसी त्याग के कारण राणा चुंडा को मेवाड़ के इतिहास में भीष्म पितामह की संज्ञा दी जाती है। भीष्म पितामह का काम है, वो सूली पर खुद चढ़ गया है। भीष्म पितामह को जो आदमी खुद सूली पर चढ़ जाता है उसको अपन क्या कहेंगे? भीष्म पितामह कहेंगे। उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इसको मालवा के सुल्तान की शरण में जाना पड़ गया था। अब मालवा के बारे में अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि क्षेत्र सिंह के समय मारवाड़ के साथ भी अनुभव, मालवा के साथ भी अनुभव कैसे थे? मेवाड़ के कड़वे थे। तो यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज हो सकता है। तो जैसा मैंने बनाया वैसा समझ जाओगे, छाप लो इसको जाड़े को ऐसे ही। लिखने से नहीं है। विवाह का प्रस्ताव आया था किसके लिए? हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव आया था इसके लिए। और विवाह हो किसके साथ गया? लाखा के साथ। इसलिए राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। नीचे एक सेंटेंस आप लिखेंगे ये बना के। पहले इसको लिख लो आप, उसके बाद अपन एक सेंटेंस लिखेंगे।
हो गया? लिखो आप इसमें नीचे एक सेंटेंस लिखो। राणा लाखा की शादी मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री। राणा लाखा की शादी मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री तथा राव रणमल की बहन हंसाबाई से इस शर्त पर हुई कि इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे आप, इस शर्त पर हुई कि लाखा अपने ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार चुंडा को मेवाड़ का उत्तराधिकारी न बनाकर हंसा की कोख से उत्पन्न होने वाले पुत्र को बनाएगा। ठीक है, आगे आप समझ जाओगे। कोष्टक में लिखना चाहो लिख लो, चुंडा द्वारा आजीवन विवाह न करने की शपथ। एक सवाल इस पर पूछते हैं, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, जोटिंग भट्ट वह धनेश्वर भट्ट। ठीक है, इसके आगे छोटी सी बात लिख लो, लाखा के दरबार के विख्यात संस्कृत विद्वान, लाखा के दरबार के विख्यात संस्कृत विद्वान। इसके बाद में आता है महाराणा मोकल। महाराणा मोकल ये हंसाबाई की कोख से पैदा हुआ था 1321 से 1433 तक। से 1433 तक, जिसकी हत्या किसने की थी? क्षेत्र सिंह की अवैध संतानों द्वारा की गई थी, ऊपर जो चयन मैंने आपको बताया। तो देखो, ये 1421 में महज 12 साल का था। ठीक है, और इसकी मां हंसाबाई तो राजपूत परंपरा में के अनुसार ये क्या होना चाहती थी? सती होना चाहते थे। इसे सती होने से रोका किसने? चुंडा ने। किसने रोका? चुंडा ने। क्लियर? अब देखो, इसने हंसाबाई ने राजमाता के रूप में भूमिका निभाना शुरू कर दिया। लेकिन अब जैसे इससे पूछा गया था, लाखा की मृत्यु के बाद हंसाबाई ने चुंडा से पूछा कि मोकल के लिए कौन सी जागीर है? तो चुंडा ने कहा कि मोकल के लिए जागीर की क्या आवश्यकता है? मोकल तो राज्य का स्वामी है, मैं तो इसका सेवक मात्र हूँ। तो उसका राज्याभिषेक करवा दिया। राज्याभिषेक के बाद में राजकार्यों में बढ़िया जहाँ भी जरूरत पड़ती वो उसकी क्या करता? मदद करता। अब वो मदद करता तो उसको इसने क्या समझ लिया? इंटरफेयर समझ लिया। डाउट्स हो गए। किसके ऊपर? चुंडा के ऊपर शक हो गया। तो ये इस शक को समाप्त करने के लिए कहाँ चला गया? मालवा का सुल्तान था उस समय होशंग शाह।
ये मालवा चला गया। उस समय मालवा का शासक कौन था? होशंग शाह था। ये वहां चला गया। अब ये औरत, ये 12 साल का बच्चा और वो मेवाड़। तो यहां से एंट्री किसकी होती है? साड़े की। कल परसों बताया था ने, घर में साड़ा, खेत में नाड़ा और दीवार में आड़ा। इन 3 चीजों से ये इसी समय से चलती आ रही है। किसके टाइम से? मोकल के समय से ही ये कहावत चली आ रही है कि इन 3 परिस्थितियों में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। 3 परिस्थितियों में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये किसके शासन काल के? मोकल के शासन काल से ये कहावत प्रचलित है। तो ये बात अभी जो मैंने आपको बताई, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से लिखने की बात नहीं है, बिल्कुल समझने वाली बात है। अब यहाँ आपको सवाल जो लिखना है वो लिखो आप इसमें। राव चुंडा ईमानदारी से मोकल के राज्यकारियों में सहयोग कर रहा था। ईमानदारी से मोकल के राज्यकारियों में सहयोग कर रहे थे। मोकल के राज्यकारियों में सहयोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इस पर हंसा संदेह करने लगी, इस पर हंसा संदेह करने लगी, इस पर हंसा संदेह करने लगी, हंसा संदेह करने लगी, तो राजकुमार चुंडा मालवा के सुल्तान होशंग शाह की शरण में चला गया। मालवा के सुल्तान होशंग शाह की शरण में चला गया। होशंग शाह की शरण में चला गया। परिणाम स्वरूप हंसाबाई द्वारा मारवाड़ से अपने भाई रणमल को मेवाड़ बुलाया गया। मेवाड़ बुलाया गया। समझ में आ गई बात? तो उसने क्या किया? मेवाड़ इधर, मारवाड़ इधर। उसने क्या किया? आते ही उसने बताया कि दीदी अभी सारे मामले ठीक कर देता हूं। तो सेना में मारवाड़ के राठौड़ों की भर्ती शुरू कर दी उसने, और उसे अपनी जो एक लड़ाई पहले से चली आ रही थी उस कांटे को उसको निकालना था। और वो कांटा क्या था? मारवाड़ का नागौर के फिरोज खां के साथ कड़वे संबंध थे। मारवाड़ का शासक कौन था? अब भी रणमल का पिता राव चुंडा ही था। उसके लिए एक चुनौती नागौर का शासक फिरोज खां था। भर्ती कहाँ किया राठौड़ों को? मेवाड़ में। और मेवाड़ की ओर से नागौर के शासक फिरोज खां के ऊपर अटैक कर दिया। अच्छी सुनियोजित सेना थी और रामपुरा के युद्ध में उसे पराजित करके अपना कांटा निकाल लिया। मतलब जो उधर मारवाड़ की ओर से काम होना चाहिए वो किधर से करवा दिया? मेवाड़ की ओर से करवा दिया। ठीक है, तो इसमें अगला सवाल, युद्ध तो मोकल के नाम से लड़ा जाएगा ने। 1428 ईस्वी में मोकल ने नागौर के फिरोज खां को रामपुरा के युद्ध में पराजित किया। रामपुरा के युद्ध में पराजित किया। इसको कहते हैं, देखो, कूटनीति, राजनीति।
रामपुरा के युद्ध में पराजित किया। कोष्टक में आप ले लो, क्योंकि मेवाड़ की सेना में रणमल द्वारा उच्च पदों पर मारवाड़ के राठौड़ों की नियुक्ति हो चुकी थी। मारवाड़ के राठौड़ों की नियुक्ति हो चुकी थी। मारवाड़ के राठौड़ों की नियुक्ति हो चुकी थी। ठीक है, पहला कांटा इसने ये निकाला। दूसरा कांटा क्या निकाला? अब सेना पूरी कहां की होगी? मारवाड़ की। तो अब उसके लिए भाणजे की हत्या के अलावा कोई अच्छा चांस नहीं था। तो मोकल की हत्या कहा जाता है कि रणमल की कूटनीति का ही परिणाम था। इस साजिश को राणा कुंभा समझ गया था बाद में जाके। उसके बाद में राणा कुंभा की जो संधि है, आवल बावल की संधि है, वो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई थी। क्योंकि ये जो कूटनीति रणमल ने यूज की थी वो बाद में जाके कुंभा के समय उजागर हो गई थी। तो दूसरा सवाल, क्षेत्र सिंह की उपपत्नी के पुत्रों, क्षेत्र सिंह की उपपत्नी के पुत्रों, जो पीछे मैंने आपको बताया नहीं? क्षेत्र सिंह की उपपत्नी के पुत्रों, कोष्टक में चाचा व मेरा, ये मोकल के हत्यारे थे। चाचा व मेरा, कोमा महपा पंवार और अक्का। महपा पंवार व अक्का। अक्का के कोष्टक में आप चाचा का पुत्र लिखना, मतलब बाप बेटे दोनों साजिश में शामिल थे। अक्का कौन था? चाचा का पुत्र। चाचा मेरा, महपा पंवार व अक्का। सेंटेंस को कैसे लिखा है? स्टार्टिंग से उपपत्नी के पुत्रों, चाचा व मेरा, कोमा महपा पंवार व अक्का के द्वारा रणमल ने कूटनीति से मोकल की हत्या करवाई। कोमा जब वह गुजरात के सुल्तान के खिलाफ जिलवाड़ा युद्ध की तैयारी कर रहा था, या जिलवाड़ा युद्ध के पड़ाव पर था। जिलवाड़ा युद्ध के पड़ाव पर था। ये कुछ चीजें इसमें हैं। फिर इसके दरबार की शोभा बढ़ाने के मामले में 2-3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित त्रिभुवन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर, त्रिभुवन मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, त्रिभुवन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर मोकल ने इसका नाम समाधीश्वर मंदिर किया। समाधीश्वर मंदिर किया। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इस त्रिभुवन मंदिर का नाम क्या किया? तो समाधीश्वर मंदिर जिसको हम कहते हैं वो एक तरह से किसके द्वारा निर्मित था? ये
इस दुर्ग में परमाणु द्वारा निर्मित था, ये ध्यान रखना। परमार शासक या परमाणु द्वारा निर्मित था ये। दूसरा सवाल बार बार पूछा जाने वाला, इंपॉर्टेंट लगा लेना, मना फना व विसल। मना फना व विसल कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना, बार बार आने वाला है। मना फना व विसल ये मोकल के दरबार में मौजूद शिल्पी थे, मतलब स्थापत्य कला के। तो इसके आगे लिख लो दरबारी शिल्पी। किसके? मोकल पढ़ रहे हैं तो उसके दरबारी शिल्पी थे ये। दूसरा, योगेश्वर तथा विष्णु भट्ट, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। योगेश्वर व विष्णु भट्ट ये दोनों कौन थे? ये मोकल के दरबारी विद्वान थे। मोकल के दरबारी विद्वान थे। मोकल के दरबारी विद्वान थे। ठीक है। अब अगला शासक अपन पढ़ेंगे कुंभा, 1433 से 1468। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी तक। 1433 से 1468 ईस्वी तक। देखो ये इसके टाइम का इतिहास का स्रोत क्या है, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रसिक प्रिया की बात की थी, तो देखो गीत गोविंद की रचना किसने की है? जयानक ने। लेकिन इसकी प्रथम टीका कौन सा है? रसिक प्रिया। और इस रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? कुंभा। जब इसने खुद लिखा है तो विश्वसनीय बात है। दूसरी चीज जो है, एक स्रोत आता है, अभी मैं आपको बता रहा था कि एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन है? ये सारी चीजें देखना, मैं जो लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट सवाल है। एकलिंग महात्म्य, इसके रचनाकार कौन है? कान्ह व्यास। इसका भी प्रथम भाग है राजवर्णन। क्या है? राजवर्णन। और इस राजवर्णन भाग के रचनाकार भी कौन है? कुंभा। गीत गोविंद की पहली टीका रसिक प्रिया और एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग राजवर्णन, इन दोनों के रचनाकार कौन है? कुंभा है। और इन्हीं से हम बेसिकली अधिकांश बातें कुंभा के टाइम की उठाते हैं। ये जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं,
क्या सीन था इसकी हिस्ट्री का? ये सवाल अभी इसके ऊपर आपको दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब देखो तत्कालीन परिवेश की अपन बात करें। जब इसने राजगद्दी संभाली, किसने? कुंभा ने। तो इसके लिए बड़ी चुनौती कौन थे? इसके लिए बड़ी चुनौती थे गुजरात और मालवा। बड़ी चुनौती कौन थे? गुजरात और मालवा। उस समय गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुजरात का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन, खाली कुतुबुद्दीन। और मालवा का शासक था महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी। एक इसके लिए चुनौती थी इसका सौतेला भाई खेमकरण। कौन था? खेमकरण। ये किसकी शरण में चला गया? मालवा के शासक महमूद खिलजी की शरण में चला गया। इसके अलावा अभी अपन किसकी बात कर रहे थे? नागौर के गौरी को पराजित करके वहां से पंगा। रणमल ने हालांकि अपना उल्लू तो सीधा कर लिया, लेकिन मेवाड़ के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी। इसके अलावा स्वयं मेवाड़ में रणमल की कूटनीति, क्योंकि बड़े बड़े पदों पर सेना में सब लोग कौन थे? मारवाड़ के राठौड़ थे। एक तरह से यूं कह सकते हैं कि यहाँ की सेना जो है वो बेसिकली क्या थी? राठौड़ सेना हो गई थी। हो सकता है उनको भर्ती करने के 2-2, 3-3 लाख रुपए आज लेते हैं, वैसे भी ले लिए होंगे, हैं? ऐसी सिचुएशंस में कुंभा का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, और इससे भी बड़ी बात, इसको इतना आसानी से डर लगने वाला नहीं था। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गई है? चंपानेर या चंपारण है? चंपानेर संधि। चंपानेर संधि में इन्होंने क्या किया? चंपानेर संधि थी कि इसके ऊपर हम मिलकर आक्रमण करेंगे। सीन समझ में आ गया होगा? ऐसा का ऐसा छाप लो आप। मतलब कुंभा के राज्याभिषेक के समय उसकी सिचुएशन क्या थी? एक चीज और समझाऊंगा इसमें, ये लिखने के बाद देखना, अभी आप समझ लेना। ये इधर चंपानेर संधि मैंने आपको बता दी है। एक चीज और आप पहले समझ लो, आप अपने हिसाब से लिख लेना। ये कुंभा का पुत्र था रायमल। कुंभा का पुत्र कौन था? रायमल। और रणमल की पोती, देखो ये रणमल का पुत्र था जोधा, और जोधा की पुत्री कौन थी? श्रृंगार देवी। अभी देखना, श्रृंगार देवी। अब देखो हंसाबाई को रहना तो कहां था? मेवाड़ में ही। तो इस विवाद को मिटाना बहुत जरूरी था उसको।
क्योंकि ये साजिश मेवाड़ की समझ में आने लग गई थी धीरे धीरे। तो देखो हंसाबाई ने क्या करवाया, हंसाबाई ने आवल बावल की संधि करवाई। तो आवल बावल की संधि मारवाड़ और मेवाड़ के बीच, मारवाड़ के राठौड़ों और मेवाड़ के सिसोदियों के बीच हुई। ठीक है, किसके सहयोग से? हंसा के सहयोग से। इनका आपस में सेटलमेंट करवाया, फिर एक बार पुनः इन दोनों की शादी करवा दी। इस क्रॉस का मतलब शादी के कार्ड पर संग लिखा हुआ है वो समझना है। तो इस संधि की वजह से ये इधर वाला विवाद थोड़ा हल्का पड़ गया। अब बना लो इसको, आवल बावल की संधि। अगर इस संधि के वास्तविक पक्षकार पूछे जाएं तो ये जोधा और कुंभा के बीच हुई थी। मारवाड़ के जोधा और मेवाड़ के कुंभा के बीच, या मारवाड़ के राठौड़ और मेवाड़ के सिसोदियों के बीच, मेवाड़ के सिसोदियों के बीच। अब देखो इसके टाइम में इन चीजों का क्या नतीजा निकला। ठीक है, यहां से अपन इस चीज को शुरू करेंगे, वन बाय वन जो सवाल पूछ सकते हैं। आप बना लो, सेंटेंस लिखेंगे, उससे आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये मेवाड़ की स्थिति रणमल की ओर से और ज्यादा गंभीर हो गई। किस प्रकरण को लेकर? राघवदेव प्रकरण को लेकर। कौन था ये? ये मेवाड़ के सरदारों का सरगना था, जो जागीरदार या सरदार थे उनका लीडर था ये। तो मेवाड़ की स्थानीय सेना इसके इशारे पर चलती थी और इसकी हत्या किसने करवा दी? रणमल द्वारा करवा दी गई। अब वो जो कूटनीति थी वो कुंभा के सामने खुलकर आ गई। ठीक है, और इससे नाराज होकर उसने रणमल को एक तरह से मेवाड़ से निकालने की पॉलिसी बना ली। अब इतिहासकार इस बारे में कुछ चीजें और भी लिखते हैं, मतलब कोई न कोई इश्यू इन ग्रंथों में कल्पित की गई है। वो कल्पना क्या है? कल्पना ये है कि चाचा और मेरा ने किसकी हत्या की थी? मोकल की हत्या की थी। उसके विरुद्ध, उसके बाद में इनके विरुद्ध एक सैन्य अभियान भेजा गया था। तो वो तो वहां से भाग निकले, लेकिन इन चाचा और मेरा के कैंप से कुछ राजपूत लड़कियों को ये मेवाड़ की सेना उठा लाई थी, और यहाँ से इस सैन्य अभियान से जिन लड़कियों को उठाया, उन लड़कियों को किसके कैंप में डाल दिया था? रणमल के कैंप में। अब जैसे राज परंपरा ये थी कि कहीं से भी औरतों वगैरह को युद्ध के टाइम उठाया जाता है तो जिस शासक की ओर से आक्रमण किया जाता है उसके खेमे में
उनको छोड़ा जाता है। तो ये चीज़ इस सरदार लीडर को पसंद नहीं आई और उन लड़कियों को वहाँ से उठाकर किस कैंप में, अपने कैंप में, या जो मेवाड़ का शासक था उसके कैंप में उनको भिजवा दिया था। तो जो युद्ध की परंपरा थी उस परंपरा का निर्वहन किसने किया था? राघव देव ने। इससे नाराज कौन था? रणमल था। तो उसके एक तीर से दो निशाने सिद्ध हो रहे थे। देखो, एक तीर से दो निशाने। पहली बात, अगर इस प्रकार सरदारों के सरगने का खात्मा हो रहा है तो मेवाड़ की सेना क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। और दूसरी बात, उसकी जो पुरानी रंजिश थी वो भी निकल सकती थी। समझ आ गई बात? तो पहला सवाल, अपने को इस कहानी से कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है, रणमल ने अपनी कूटनीति से मेवाड़ के प्रतिष्ठित सरदार राघव देव की हत्या करवा दी। प्रतिष्ठित सरदार या सरदारों का नेता, कोई सी बात हो सकती है, सरदार या सरदारों का नेता, राघव देव की हत्या करवा दी, जिससे कुंभा, तो रणमल मामा ही तो था उसका, है, या बाप का मामा, पिता का मामा, मोकल का मामा, जिससे कुंभा अत्यंत नाराज हो गए। अत्यंत नाराज हो गए। ठीक है। इससे मेवाड़ व मारवाड़ के संबंधों में कड़वाहट आई। मेवाड़ व मारवाड़ के संबंधों में कड़वाहट आई, जिसे अंत में हंसाबाई की मध्यस्थता से आवल बावल की संधि से दूर किया गया। कहानी समझ में आ रही है ना? आवल बावल की संधि से दूर किया गया। आवल बावल की संधि से दूर किया गया। ठीक है। ये संधि मारवाड़ के राव जोधा, ये रणमल का पुत्र था, ये संधि मारवाड़ के राव जोधा तथा महाराणा कुंभा के बीच हुई, या राठौड़ वर्सेस सिसोदिया लिखा हुआ हो सकता है। साल याद रखने की जरूरत नहीं है आपको ऐसी हर चीज में। हिस्ट्री में साल वही याद रखें जो इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ के राव जोधा तथा महाराणा कुंभा के बीच हुई। संधि के बाद राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी और कुंभा के पुत्र राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी और कुंभा के पुत्र रायमल, कुंभा के पुत्र रायमल का विवाह संपन्न हुआ। रायमल का विवाह संपन्न हुआ। ठीक है। अब देखो, मेवाड़ की हिस्ट्री में इनका विवाद कुछ भी हुआ होगा, लेकिन एक नासुर को उसने रणमल के सहयोग से खत्म कर दिया था। जो मोकल के हत्यारे थे उनकी हत्या रणमल के माध्यम से कुंभा ने करवा दी थी। तो इसे कोष्टक में या नीचे कोई भी लाइन में नोट लिख लो। रणमल के सहयोग से चाचा मेरा
की हत्या कुंभा द्वारा करवा दी गई थी। ठीक है, दूसरा सवाल देखो, एक चैलेंज था रणमल मेवाड़ के लिए, मैंने बताया था ना वो कहावत से, तो वो पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। तो इस नासुर से निजात कुंभा ने कैसे पाई? एक बारमली नाम आता है, दासी थी ये दरबार की, उस दासी से रणमल को जहर पिलवा दिया। तो आप इसमें लिखो, कुंभा ने रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, कुंभा ने रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए दासी बारमली से रणमल को जहर पिलवा दिया, रणमल को जहर पिलवा दिया। देखो अभी कितने मरे हैं, हत्या में कितने, साजिश में कितने शामिल थे? 4, चाचा, मेरा, मैपा और अक्का। 2 को तो रणमल निपटा गया, अगले को बाकी बच गए ने 2, वो कहाँ भाग गए थे? वो दोनों भाग गए थे महमूद खिलजी के यहाँ। कहाँ का शासक था? मालवा का। अब यहाँ भी देखो कुंभा के लिए डबल फायदे थे, एक तो पिता के हत्यारों का खात्मा करना और दूसरी तरफ उस पर आक्रमण की जो साजिश संयुक्त रूप से गुजरात और मालवा मिलकर कर रहे थे, उनका सफाया एक साथ करना। तो इसके लिए कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसे भी लिखते हैं कि अपने पिता के हत्यारों को मांगा था पहले कुंभा ने, लेकिन महमूद खिलजी ने उन्हें नहीं लौटाया तो अल्टीमेटली उसे सारंगपुर का युद्ध लड़ना पड़ा। सारंगपुर का युद्ध, तो समझ में आ गई बात? तो इसमें नीचे ये लिखो, आप कनेक्टिविटी हो गई ना। दूसरी चीज लिखो, पिता के 2 अन्य हत्यारे महपा पंवार और अक्का, महपा पंवार व अक्का मालवा के शासक, महपा पंवार व अक्का मालवा के शासक महमूद खिलजी की शरण में थे। महमूद खिलजी की शरण में थे, महमूद खिलजी की शरण में थे, जिन्हें मांगने पर भी खिलजी द्वारा नहीं लौटाया गया, जिन्हें मांगने पर भी खिलजी द्वारा नहीं लौटाया गया। परिणाम स्वरूप कुंभा व महमूद खिलजी के बीच, कुंभा महमूद खिलजी के बीच 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ। ये आपको डेट याद रखनी है। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ, जिसमें कुंभा की विजय हुई। इन दोनों का मतलब एक ही है, मालवा विजय लिख दे चाहे सारंगपुर विजय लिख दे। ये लड़ाई मालवा को जीतने के लिए कहाँ हुई थी? तो किसी किताब में सारंगपुर विजय, जैसे अगली चीज जो मैं बताऊंगा कि विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ दुर्ग में महाराणा कुंभा द्वारा किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया, तो किसी किताब में ये और किसी में ये। अटैक मालवा पर था, सारंगपुर युद्ध उसने जीता है, तो एक तरह से किसको जीता है? मालवा को जीता है। युद्ध जो है वो स्थान विशेष से जाना जाता है और उधर वाला स्टेट विशेष या राज्य विशेष से इसको अपन करते हैं। ठीक है, इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने
चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, ठीक है, अगली कहानी समझा दूं, स्टोरी आ गई। अब देखो वापस चलते हैं यहां इस हिस्ट्री को समझने के लिए। मोकल का पुत्र कौन पड़ा है? कुंभा। ये मोकल का पुत्र था। और दूसरा इधर मैं लिख रहा हूं लाला मेवाड़ी, ये मोकल की पुत्री थे। समझ में आ गई बात? इसका विवाह अचलदास खींची के साथ हुआ था। इस क्रॉस का मतलब शादी समझना, मैं जहां कहीं भी कर रहा हूं ना, गठबंधन है। अचलदास खींची कहां था? ये गागरोन दुर्ग का आधिपत्य था इसके पास। गागरोन दुर्ग का आधिपत्य था और गागरोन मेवाड़ के लिए सीमांत चौकी बन सकती थी। मेवाड़ की सीमांत चौकी माना जाता है किसको? कुंभा के समय मेवाड़ की सीमांत चौकी गागरोन को माना जाता है। फिर इन दोनों की संतान, ये गागरोन दुर्ग जो है, ये गागरोन दुर्ग की जिम्मेदारी उस समय इन दोनों का पुत्र था। कौन था? पालन सिंह। अचलदास खींची और लाला मेवाड़ी के पुत्र पालन सिंह। तो कुंभा का कौन हो गया? भांजा हो गया है। कुंभा के भांजे के आधिपत्य में या कब्जे में क्या था? समझ में आ गई बात? तो देखो 2 बार मात खा चुका था महमूद खिलजी। चित्तौड़ पर आक्रमण करके पहले परास्त हो चुका और इसके बाद में कुंभलगढ़ पर आक्रमण करके परास्त हो चुका। सारंगपुर युद्ध में हार चुका। तो हर जगह मेवाड़ के सामने वो क्या हो रहा था? परास्त हो रहा था। 3 बार वो हार चुका था, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और सारंगपुर। तो उसको ये लगा कि पहले मुझे कोई ऐसी चाबी चाहिए कि मैं मेवाड़ को जीत सकूं। तो उसने टारगेट किसको बनाया? गागरोन दुर्ग को बनाया। और गागरोन दुर्ग के ऊपर उसने तो ये छाप लो ऐसा का ऐसा। फिर अगला सवाल आसानी से याद रह जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ये चलचित्र आपको सिर्फ समझना है, आपको रटना नहीं है किसी भी चीज को। लिख लिया? अब आप इसमें लिखो चित्तौड़ व कुंभलगढ़ आक्रमणों की असफलता से निराश। चित्तौड़ व कुंभलगढ़ आक्रमणों की असफलता
से निराश महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण कर पालन सिंह को पराजित कर गागरोन को अपनी सीमांत चौकी बनाया। पालन सिंह कुंभा का भांजा था, ये बता दिया अपन ने। चौकी बनाया। फिर भी उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। तो देखो आगे अपन पढ़ते हैं चंपानेर संधि। ठीक है, इसके बाद में जिस चंपानेर संधि की बात कर रहे थे, इस संधि के बारे में आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी संदेहास्पद लग रही है। इसमें लिख लो आप, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन तथा मालवा के शासक महमूद खिलजी के बीच खिलजी के दूत ताज खां के माध्यम से संपन्न हुई। खिलजी के दूत ताज खां के माध्यम से संपन्न हुई। खिलजी के दूत ताज खां के माध्यम से संपन्न हुई। खिलजी के दूत ताज खां के माध्यम से संपन्न हुई, जिसके तहत गुजरात व मालवा को मेवाड़ पर मिलकर आक्रमण करना तय हुआ। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि ज्यादा इसके बारे में इसलिए नहीं, तो अजमेर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, मतलब मिलकर अपन दोनों किसको हराएंगे? मिलकर हम दोनों कुंभा को हराएंगे, मेवाड़ को हराएंगे, और फिर ये जो क्षेत्र आएगा ये तो मालवा को दे देंगे, और गुजरात की ओर से कुतुबुद्दीन जब भी मेवाड़ पर आक्रमण करेगा तो उसको पूरा सहयोग देगा। ये वैसे ही है जैसे अपन ने संस्कृत में कहानी पढ़ी है, सोम शर्म पितु कल्पना विनाश है। सोम शर्मा के पिता की कल्पनाओं का विनाश पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी। एक कोई सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण था, अकेला ही था घर में। अब वो उसका काम था सत्तू मांगना, आटा मांग कर लाता था। एक झोंपड़ी थी, नीचे छोटी सी झोंपड़ी थी, उसमें नीचे एक वो पलंग डाल रखा था, ऊंचा होता था पहले, जिसको डेला कहते थे, और ऊपर एक बड़ा सा मटका बांध रखा था झोंपड़े की टोपी के नीचे। वो आटा मांग के लाता, उसके अंदर डाल देता। अब एक दिन क्या हुआ, घड़ा भरने के कगार पर आ गया, तो जागते हुए सपने देख रहा था। देखो मैंने कहानी का शीर्षक बताया सोम शर्मा। सोम शर्म पितु पिता, कल्पना विनाश है। सोम शर्मा के पिता की कल्पनाओं का विनाश। तो उसने जागते हुए सपना देखना शुरू कर दिया कि मैं एक दिन ऐसे बहुत सारे मटके मांग मांग के आटा और भर दूंगा, फिर पूरे आटे को एक साथ बेचूंगा, और बेचने के बाद मैं बढ़िया घर बनाऊंगा, उसमें बढ़िया लोन होगा, गाड़ी घोड़े कार वार सब खड़े रहेंगे, और मेरे इस ठाट बाट को देख के एक सुंदर ब्राह्मण कन्या का पिता मेरे घर आएगा और अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर देगा। कुछ दिनों बाद उसकी कोख से एक बच्चे का जन्म होगा और उसका नाम मैं सोम शर्मा लिखूंगा। कि क्या? सोम शर्मा।
ठीक है, और वो एक दिन घर के कामकाज में व्यस्त होगी और बच्चा रो रहा होगा, तो मैं जाके उसको यूं लात मारूंगा, तो लात सीधी मटके पर। ये मटका इन दोनों का बदनौर के युद्ध में फूट गया, बदनौर भीलवाड़ा में। ठीक है, ये संधि 1456 की है। कब की है? 1456 की। क्योंकि थोड़ा हौसला 1444 में गागरोन दुर्ग जीतने से हो गया था। गागरोन दुर्ग 1444 में जीता था। इसके बाद दोनों ने संधि कर ली। ताज खान ने मतलब ये तालमेल बैठा दिया। अब वैसे एक पक्षीय संधि सी लगती है कि जो फील्ड जीतेंगे वो मालवा रखेगा, तो गुजरात का शासक कोई बेवकूफ था क्या? तो ये एक पक्षीय संधि लगती है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ है तो इसको कई बार लिख देते हैं अपन। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस संधि के बाद मेवाड़ के ऊपर आक्रमण हो गया, दोनों ने मिलकर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के परिणाम स्वरूप मेवाड़ और इनके बीच जो युद्ध हुआ वो है बदनौर। तो देखो, बदनौर युद्ध जो है ना, वो गुजरात एंड मालवा एक तरफ तो, और वर्सेस मेवाड़। ये इस संधि के बाद की बात है, बदनौर युद्ध की। ठीक है ना? तो आप इसमें अगला सवाल लिखेंगे, संधि के पश्चात 1457 ईस्वी में 1457 ईस्वी में 1457 ईस्वी में गुजरात व मालवा का मेवाड़ के साथ बदनौर युद्ध हुआ। ये दोनों संयुक्त है। एक तरफ बदनौर युद्ध हुआ जिसमें कुंभा की विजय हुई। अब इसके आगे संदेहास्पद इसलिए लगता है कि कई बार युद्ध के दौरान ही दोनों राजाओं की जो सेना थी उसके बीच एकता नहीं रही, क्योंकि विजय के बाद क्या होने वाला है उस पर उनको आपस में भी क्या था, डाउट था। तो तरह तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन रिजल्ट अपने को देखना है कि कुंभा की विजय हुई। और विजय का जुलूस, वो जो उत्सव वो वैसे मनाता है किसी न किसी स्थापत्य कला का नमूना वो वहाँ खड़ा करता है। देखो, एक ध्यान रखना, बदनौर वर्तमान में कहाँ है? भीलवाड़ा में। ये लिख लो, ठीक है। और बदनौर माता के नाम से जिस देवी को मानते हैं वो कौन है? कुशाला माता। और इसी को क्या लिखते हैं? बदनौर माता। इस विजय के उपलक्ष्य में इसी का निर्माण करवाया। तो आप इसमें लिखो, विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में बदनौर माता या कुशाला माता का मंदिर बनवाया। कुशाला माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, एक सवाल इसमें और लिख लो। वीर विनोद के अनुसार, मतलब कवि श्यामलदास लिखता है इस बात को, वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार महमूद खिलजी ने सारंगपुर युद्ध का बदला लेने के लिए, महमूद खिलजी ने सारंगपुर युद्ध का बदला लेने के लिए सारंगपुर युद्ध का बदला लेने के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग पर कुंभा की अनुपस्थिति में आक्रमण किया।
एक मंदिर पूछते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। क्यों पूछते हैं? कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, जिसे वह जीत तो नहीं पाया, जिसे वह जीत तो नहीं पाया, लेकिन वह महाराणाओं की कुलदेवी बाणमाता की मूर्ति को खंडित करने में सफल हो गया। खंडित करने में सफल हो गया। अब इसमें बची हैं, सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं कुंभा की सांस्कृतिक विरासत पर। इसमें अपने को पूरा 1 घंटा लगेगा। स्ट्रक्चर, ग्रंथों के नाम, विद्वान दरबारियों के ऊपर, ऐसी कुछ चीजें हैं। आज वाले में आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।